हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़ चैनल में आपका स्वागत है। अब हमने पिछले चैप्टर में अपना सेकंड पिछले सेशन में हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, व्हाट आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दीज आर बेसिकली नोन एज बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। वो अकाउंटिंग कंसेप्ट जो हमें अकाउंटिंग को प्रैक्टिकल वर्क करते समय उसको रूल्स को फॉलो करना है, उन प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग वर्क। ओके, एंड हमने उसमें सबसे पहले अपना कंसेप्ट पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की। ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज़। ओनर से कोई भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होगी तो वो बिजनेस में रिकॉर्ड होगी। बिजनेस से ओनर में या किसी थर्ड पार्टी में कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो वो भी बिजनेस में रिकॉर्ड होगी। बिजनेस इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट एंटिटी है। आज हमारा नया टॉपिक है, हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, पहला कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था। अब हम सेकंड सेशन जो हमारा चल रहा है इसमें हम दूसरा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें क्या बताता है? द कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट्स, क्या बोलता है ये कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स और एंड हैपनिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, केवल वो ही ट्रांजेक्शन्स और हैपनिंग घटना वो ही क्या होगी, बुक्स टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो ये क्या कहता है कंसेप्ट कि ट्रांजेक्शन्स और कोई भी घटना ऑर्गेनाइजेशन में घटती है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड होगी? जब वो टर्म्स ऑफ मनी, जब मनी में एक्सप्रेस्ड हो सकती है वो तभी बुक्स में रिकॉर्ड हो सकती है। ये हम फर्स्ट चैप्टर से इस कंसेप्ट को पढ़ते आ रहे हैं कि अकाउंटिंग मीन्स मनी वैल्यू। जब तक कोई चीज़ मनी की वैल्यू में एक्सप्रेस्ड नहीं हो सकती वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। जैसे सेल ऑफ गुड्स, हमने पैसा क्या करा, माल बेचा और पैसा आया, हमने कोई खर्चा किया, खर्चा करने में क्या होता, पैसा क्या होगा, बिजनेस से जाएगा। रिसिप्ट ऑफ इनकम, कोई हमने इनकम रिसीव करी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ठीक है, कोई भी हमने कोई अदर इनकम इनकम या अदर इनकम कोई भी हमने करी तो सब में क्या है, मनी वैल्यू वाली ट्रांजेक्शन्स ही बुक्स में रिकॉर्ड होगी। ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें ये बताता है। ऑल सच ट्रांजेक्शन्स और हैपनिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, जो ट्रांजेक्शन्स और हैपनिंग्स मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती वो हम डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अ फर्म। वो फर्म के बिजनेस कहो, बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में उसका कोई स्थान नहीं है। जो चीज़ पैसे में वैल्यू नहीं हो सकती वो चीज़ हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर का अपॉइंटमेंट हुआ, जैसे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि कोई हम मैनेजर खरीद के थोड़ा ला रहे हैं पैसे में। हाँ, अगर उसकी हायरिंग के लिए कोई कॉस्ट होती है कि हमने उसके लिए कंसल्टेंसी कुछ दी, किसी को कंसल्टेंसी लेकर हमने किसी को अपॉइंट किया या उसकी हायरिंग में कोई कॉस्ट आई है तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी और क्रिएटिविटी ऑफ इट्स रिसर्च डिपार्टमेंट, ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी कितनी है, अभी से हम पैसे में कैसे वैल्यू करेंगे, कैसे मेज़र करेंगे, ठीक, किसी की क्रिएटिविटी को हम कैसे पैसे में मेज़र करेंगे, तो ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकती। इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अमंग पीपल इन जनरल, अब मान लो कोई कंपनी की गुडविल है, ठीक है, तो वो हम पैसे में कैसे वैल्यू करेंगे? मतलब कि कंपनी की कोई रेपुटेशन है तो उसको हम पैसे में वैल्यू, इमेज कंपनी कितनी अच्छी है तो उस चीज़ को हम पैसे में नहीं गिना सकते ना कि वो पैसे में कितनी अच्छी है, ठीक है ना। Another important aspect of the concept of money measurement is that record of transactions are to be kept not on in the physical units but in monetary unit। इस कंसेप्ट का एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट मतलब पहलू, क्या पहलू है कि किसी भी चीज़ की यूनिट्स क्वांटिटी पे ये बिलीव नहीं है। मतलब कि ये क्वांटिटी को प्रीफर नहीं करता है, ये किसको प्रीफर करता है,
मॉनेटरी यूनिट को, किसी की फिजिकल यूनिट्स को कंसिडर नहीं करता है, किसको, मॉनेटरी यूनिट्स को कंसिडर करता है, नॉट फिजिकल यूनिट्स, ओनली मॉनेटरी यूनिट। जो चीज़ पैसे की यूनिट में एक्सप्रेस हो सकती है उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। अब हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, ठीक है, 2 एकड़ लैंड है, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग है, 10 रूम हैं उसमें, ठीक है, 30 पर्सनल कंप्यूटर हैं, 30 चेयर हैं, टेबल है, और एक बैंक बैलेंस है 5 लाख का, ठीक है, रॉ मटेरियल है 20 टन का। और तो ये हम यूनिट्स में, जब तक हमारे पास इसकी मनी वैल्यू नहीं है तो हम इसे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में कैसे करेंगे। अब हम अपने बुक्स में ये थोड़ा लिखेंगे कि हमारे पास 10 कमरे हैं, 30 पीसी हैं, 30 चेयर्स हैं। जब तक इसकी वैल्यू इसकी काउंटिंग नहीं, इसकी मनी वैल्यू क्या है, इसकी वर्थ क्या है, these assets are expressed in different units so cannot be added to give any meaningful information about the total worth मतलब मनी वैल्यू। जब तक इसकी मनी वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक हम इसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कैसे करेंगे। अब अगर हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इसको रिकॉर्ड करना है तो एक्चुअल में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे पास जो फैक्ट्री है, जो हमने ऊपर पढ़ी 2 एकड़ की, वो 2 करोड़ की है, ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग जो हमने पढ़ा कि उसमें 10 कमरे हैं, ठीक है, उसकी कीमत कितनी है, 1 करोड़। कंप्यूटर जो हमने ऊपर पढ़े 30 पीसी हैं, उसकी कीमत कितनी है, 15 लाख। ऑफिस चेयर्स जो ऊपर हैं टेबल्स है, उसकी कीमत कितनी है, 2 लाख। रॉ मटेरियल्स 33 लाख, फिनिश्ड गुड्स 4 लाख। तो टोटल मिला के हमारी टोटल वर्थ क्या बनी, जो टोटल वर्थ हमने क्या बनी यहाँ पे, 3 करोड़ 59 लाख। सिमिलरली ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन रुपीज़ एंड पैसे एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। मतलब कि सभी ट्रांजेक्शन्स क्या हैं, ये इम्पोर्टेंट है चीज़, कि सभी चीज़ क्या होनी चाहिए, रिकॉर्डेड होनी चाहिए, किसमें, रुपीज़ में, और तभी होनी चाहिए जब वो चीज़ अकर हुई हो, टेक प्लेस। जैसे हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हमने उस पढ़ा था कि सब कुछ कब रिकॉर्ड होना चाहिए, जब हमने उस चीज़ को पेड किया हो, उसके लिए मनी पेड किया हो, ठीक है। तो हमने इससे क्या पढ़ा मनी मेजर कंसेप्ट से, कि सब कुछ मनी वैल्यू में एक्सप्रेस होनी चाहिए, वही रिकॉर्ड हो सकती है। फिजिकल यूनिट्स पे ये क्या थी, फिजिकल यूनिट्स। फिजिकल्स हमारे लिए किसी काम की नहीं है, फिजिकल हमारे लिए किसी काम की नहीं है। हमें क्या चाहिए, मनी वैल्यू। अब आता है द मनी मेजरमेंट assumption इज नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशन ड्यू टू चेंजेस इन प्राइसेस द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन सेम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब ये क्या है, मनी मेजरमेंट एजम्पशन, हमने ये तो कह दिया है कि मनी में मेज़र होना चाहिए, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन से फ्री नहीं है। क्या, मान लो हमने कोई चीज़ आज से 10 साल पहले किसी एक प्राइस की खरीदी, ठीक है, लेकिन ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें ये कंसेप्ट कहना चाह रहा है कि पैसे की वैल्यू क्या है। आज जो पैसे की वैल्यू है, अगर हम आज से 20 साल पहले जाएँ तो लोग 1000 रुपये कमाते थे तो वो बहुत लगता था लोगों को कि बहुत कमा रहे हैं पैसा, ठीक है, 1000 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज क्या है, उस 1000 रुपये में अगर मान लो आज 30,000 भी कोई कमाता है तो वो भी वैल्यू उसको क्या लगती है, आज की डेट में इतनी महंगाई है कि पैसे की वैल्यू क्या हो गई है, डाउन हो गई है, ठीक है। तो मनी मेजर कंसेप्ट जो है इस लिमिटेशन से फ्री नहीं है, कि क्योंकि वो पैसे की वैल्यू को सही तरह से कंसिडर नहीं कर पाता। द वैल्यू ऑफ रुपीज़ टुडे ऑन अकाउंट ऑफ राइज इन प्राइसेस इज मच लेस देन व्हाट इट वाज से 10 ईयर्स बैक। आज से 15-20 साल पहले, जो मैंने आपको बताया कि 15-20 साल पहले जो मनी की वैल्यू थी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज वो वैल्यू डाउन हो गई है समय के अनुसार, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो मनी की वैल्यू क्या होती जा रही है, डाउन होती जा रही है। देयरफॉर इन द बैलेंस शीट व्हेन वी ऐड डिफरेंट एसेट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, सेज बिल्डिंग परचेज्ड इन 1995 में हमने कोई 2 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी, लेकिन उसकी वैल्यू आज कितनी होगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो जो बिल्डिंग हमने 1995 में 2 करोड़ की खरीदी, आज उसके लिए हो सकता है हमको 10 करोड़ 20 करोड़ भी देना पड़ सकता है, क्योंकि मनी की वैल्यू क्या हो गई है,
मनी की वैल्यू क्या हो गई है, डाउन हो गई है, क्योंकि प्राइस राइज होते जा रहे हैं। बिल्डिंग जो 2 करोड़ की खरीदी आज वो 10 करोड़ की है, तो क्या हो गया हमारे लिए, प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, तो मनी की वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई। जो हमने 2 करोड़ में खरीदी 1995 में, वो आज हमको 10 करोड़ में मिल रही है, तो क्या हो गया, हमारा ज़्यादा पैसा, कितना पैसा लग रहा है। ठीक है, तो हमने 2 करोड़ में एक बिल्डिंग खरीद ली और आज उसके लिए हमें 10 करोड़ पे करने पड़ रहे हैं, तो पैसे की वैल्यू क्या हो गई, घट गई ना। तो वी आर इनफैक्ट एडिंग हेट्रोजेनस वैल्यूज विच कैन नॉट बी क्लब्ड टुगेदर। मतलब जो वैल्यूज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है आज से 10 साल पहले और आज की जो वैल्यूज़ है। एज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, द अकाउंटिंग डाटा डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। क्या है, अब हमने जो भी चीज़ रिकॉर्ड की है वो हिस्टोरिकल बेस पे हमने रिकॉर्ड की है। जिस चीज़ पे हमने परचेज़ किया, जिस वैल्यूज़ में हमें उसे परचेज़ किया है, तो उसी बुक्स में, अकाउंट में वो उसी पे रिकॉर्ड है। तो इससे हमारे ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अफेयर्स ऑफ एन एंटरप्राइज शो नहीं हो पा रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ की बिल्डिंग है, लेकिन उसकी वैल्यू आज 20 करोड़ की है, लेकिन फिर भी हमने उसको 2 करोड़ के में ही शो कर रखी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रू एंड फेयर व्यू, और कहो तो ट्रू एंड फेयर वैल्यू पे रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। तो ये एक लिमिटेशन है मनी मेजर कंसेप्ट की। मनी मेजर कंसेप्ट कहता है कि आपको रिकॉर्ड करना है मनी वैल्यूज़ में, लेकिन दूसरी ओर इसमें लिमिटेशन है कि वो हमें ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा पाता। तो हमने अपना मनी मेजर कंसेप्ट पढ़ लिया है। अब हमारा नया कंसेप्ट आता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। व्हाट इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न एज्यूम्स मतलब एजम्पशन बिजनेस वुड कंटिन्यू टू कैरी ऑन इट्स ऑपरेशंस इंडेफिनेटली, मतलब अनिश्चित, कुछ पता नहीं है कि बिजनेस कब तक चलेगा। अनिश्चित मतलब हम कोई भी चीज़ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कभी ये सोच के थोड़ा ना करते हैं कि हमें 10 साल चलाना है या 5 साल चलाना है। तो हमारा जो बिजनेस है वो बहुत, क्या सोच के प्लान करते हैं कि ये हमारा लंबे समय तक, फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड वुड नॉट बी लिक्विडेड इन द फोर्सिबल फ्यूचर, मतलब कि ये निकट भविष्य में, नज़दीक, फोर्सेबल मतलब नज़दीक समय में, भविष्य में ये लिक्विडेट मतलब ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो हम अपने बिजनेस को क्या लेके चलते हैं कि ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और जल्दी ये ख़त्म नहीं होगा। दिस इज़ द एन इम्पोर्टेंट कंजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग एज इट प्रोवाइड्स द वेरी बेसिस फॉर शोइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसी के बेस पे हमारी बैलेंस शीट बनती है। हम बुक्स में बैलेंस शीट में जो वैल्यूज़ दिखाते हैं, मान लो हमने कोई बिल्डिंग खरीदी है, कोई मशीनरी खरीदी है, तो हम 1 साल के लिए थोड़ा ना खरीद के बैठे होते हैं कि हमें 1 साल ही बिल्डिंग को चलाना है, 1 साल ही मशीन को चलाना है। हम ये सोचते हैं कि ये बिल्डिंग और ये मशीनरी, ये जो हमारी एसेट्स है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, फॉर द अनफोर्सिएबल फ्यूचर मतलब कि कोई निकट भविष्य के लिए तक नहीं, मतलब लंबे समय तक चलेगी ये हमारी। एग्जाम्पल से इससे समझते हैं, वैन वी परचेज एन एसेट ए पर्सनल कंप्यूटर फॉर ए रुपीज़ ऑफ 60,000, हमने 60,000 का कोई कंप्यूटर खरीदा, इट वुड नॉट बी फेयर टू चार्ज द होल अमाउंट ऑफ 60,000 हम फ्रॉम द रिवेन्यू ऑफ द ईयर इन विच एसेट इज़ परचेज। मान लो मुझे 1 साल में 1 लाख की इनकम हुई कोई, ठीक है, अब मैं 60,000 का इसके अगेंस्ट खर्चा थोड़ा खड़ा कर दूंगा, ये क्या नहीं होगा, फेयर नहीं होगा कि मैं 1 लाख का मेरी इनकम हुई और 60,000 का खर्चा मैं सीधे एकदम खड़ा कर दूँ इसके सामने, क्योंकि अब मैंने 60,000 का जो कंप्यूटर ख़रीदा है, तो वो 60,000 की वैल्यू से थोड़ा ना मैंने 1 लाख कमाया है। इसके कुछ पार्ट से, मान लो मैंने 10,000 का केवल अभी रुपीज़ 10,000 की कंप्यूटर की कॉस्ट को मैंने यूज़ करके 1 लाख कमाया, ठीक है, तो मैं इसको 1 साल में ही 60,000 कैसे कॉस्ट को इस इनकम से एडजस्ट करूं, क्योंकि मैंने केवल 10,000 रुपये का कंप्यूटर, मतलब 10,000 रुपये की कंप्यूटर की कॉस्ट यूज़ करके 1 लाख कमाया है। ठीक है, तो मैं 60,000 कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ इससे? तो अगर मैंने हर साल में 10,000 वैल्यू कंप्यूटर की यूज़ करके
1 लाख कमा रहा हूँ तो 60,000 वैल्यू जो है मेरे कंप्यूटर की, अगर मैं 10% इस पर डेप्रिसिएशन लगाता हूँ, 6 साल में इसको बांटता हूँ कि मेरे कंप्यूटर की लाइफ 6 साल है, तो हर साल मेरी खर्चा कितना होगा कंप्यूटर का, कॉस्ट का 10,000 रुपये। 10,000 रुपये लगाकर मैं हर साल 1 लाख कमा रहा हूँ, ठीक है। तो 6 सालों में मेरी कितनी इनकम हुई, 6 लाख हो गई। तो 6 लाख की जो इनकम हुई वो 60,000 की कॉस्ट से एडजस्ट हो जाएगी। हर साल 10,000 रुपये एडजस्ट हो रही है, क्योंकि मैं 1 लाख कमाने के लिए कंप्यूटर का केवल 10,000 रुपये का हिस्सा ही यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर मैं 1 साल में ही उसको 60,000 का जो कॉस्ट है वो 1 साल में ही उससे एडजस्ट पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कंप्यूटर का 1/6 पार्ट यूज़ किया है कॉस्ट का। कंप्यूटर की जो 1/6 कॉस्ट है, मतलब 10,000, उसके थ्रू ही मैंने 1 लाख कमाया है। तो फिर मैं 1 साल में सारा खर्चा बुक नहीं कर सकता, तो फिर मैं उसके आगे आने वाले 6 सालों में एक 10,000 करके सारी कॉस्ट उससे एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज़ परचेज्ड, कि हम पूरे, ये फेयर नहीं होगा कि होल अमाउंट 60,000 का हम रिवेन्यू, जो हमारा साल में जो रिवेन्यू कमाया उससे पूरा 60,000 एडजस्ट कर दें। इंस्टेड एट पार्ट ऑफ द एसेट विच हैज़ बीन कंज्यूम्ड और यूज ड्यूरिंग ए पीरियड शुड बी चार्ज फ्रॉम द रिवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। इसमें वो यही कह रहा है कि जो पार्ट ऑफ द एसेट विच हैज़ बीन कंज्यूम्ड, कंप्यूटर जो हमने पार्ट यूज़ किया, मान लो 10,000 का पार्ट हमने कॉस्ट यूज़ करी, तो उसी के साथ उस रिवेन्यू को एडजस्ट करना चाहिए, उसी कॉस्ट को उस पीरियड के रिवेन्यू से एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हमने पूरे कंप्यूटर की कॉस्ट को हमने एक इकट्ठी कंप्यूटर की कॉस्ट को हमने एक ही पीरियड के रिवेन्यू से एडजस्ट कर दिया। दिस इज़ नॉट फेयर। द एजम्पशन रिगार्डिंग कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस अलाउ अस टू चार्ज फ्रॉम द रिवेन्यूज ऑफ ए पीरियड ओनली that part of asset which has been consumed or used to earn that revenue in that period and carry forward the remaining amount to the next years over the estimated life of the asset. Thus we may charge 10,000 every year for 6 years from the profit and loss account in case continuity assumption is not there. The whole cost 60,000 will need to be charged from the revenue of the year in which the asset was purchased. अब इन्होंने क्या चीज़ किया है, दो चीज़ रखी है कि अगर हमारे पास कंटिन्यूटी ये कंसेप्ट नहीं है गोइंग कंसर्न का, कि हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मान ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट को नहीं मान रहे, तो हम क्या करेंगे, जो मान लो हमने सोचा कि 1 साल ही हमें काम करना है बस, तो हम क्या करेंगे, जो 1 साल में रेवेन्यू हुआ है, हमको इनकम हुई है, उससे सारा 60,000 एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि हमने गोइंग कंसर्न, जब हम एजम्पशन को लेके ही नहीं चल रहे, ठीक है। अगर हम गोइंग कंसर्न एजम्पशन को लेके चल रहे हैं तो क्या करेंगे, 60,000 मेरी कॉस्ट है कंप्यूटर की, ठीक है। 6 साल उसकी वैल्यू है कि 6 साल तक मेरा कंप्यूटर चलेगा, तो हर साल कितने साल चलेगा, हर साल 10,000 रुपये की वैल्यू कंप्यूटर की चलेगी। तो ये मेरी कॉस्ट हुई, 10,000 रुपये की। तो अब 1 लाख जो मैं गोइंग कंसर्न को लेके चल रहा हूँ, तो 1 लाख का रिवेन्यू जो है उससे मेरी केवल 1 साल में 10,000 ही एडजस्ट होगी। बाकी क्या होगा, बाकी 10,000, ठीक है। तो बाकी 6 सालों में मेरी जो भी रिवेन्यू होगा उससे मेरी 10,000 6 सालों तक एडजस्ट होगी। तो इसे कहते हैं फेयर ट्रीटमेंट। मैं सही ट्रीटमेंट कर रहा हूँ गोइंग कंसर्न एजम्पशन को लेकर। अगर यहाँ एजम्पशन मैं नहीं लेके चल रहा हूँ तो फिर मैं 1 साल के रेवेन्यू से ही पूरी कॉस्ट अपनी एडजस्ट कर दूँगा। और अगर मैं गोइंग कंसर्न लेके चल रहा हूँ तो मैं अपने खर्च 6 साल की अगर उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है कंप्यूटर की, तो मैं 10,000 हर साल चार्ज करूँगा, क्योंकि मेरा रिवेन्यू क्या हो रहा है उसी से एडजस्ट होगा जितना मैंने कंप्यूटर का पार्ट, कंप्यूटर की कॉस्ट 1 साल में यूज़ की है। अब हमारा नया कंसेप्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये पीरियड हमें क्या कहता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू द स्पैन ऑफ टाइम। स्पैन मतलब अवधि, समय की अवधि। एट द एंड ऑफ विच द अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड किसे कहते हैं, वो अवधि जब
उसके समय के बाद, उस एक साल के बाद जब हमारे अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं टू नो वेदर इट हैज़ बीन earned profit or incurred losses during that period and what exactly is the position of its assets and liabilities at the end of that period. Such information is required by different users at regular intervals for various purposes. So no firm can wait for long to know its financial results as various decisions are to be taken at regular intervals on the basis of such information. The financial statements are therefore prepared at regular interval, normally after a period of 1 year, so that timely information is made available to the users. This interval is called accounting period. Accounting period हमारा कितना होता है? 1 year का. जैसे 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021. ठीक है, तो एक साल का हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है. इसे हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं. इसमें ये कह रहा है कि ये कंसेप्ट हमें कह रहा है कि हमें अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू द स्पैन ऑफ टाइम टू नो वेदर इट्स एडज अंडर प्रॉफिट, की मतलब कि बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉसेज इनकर किए हैं और उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है अकाउंटिंग पीरियड के कंप्लीट होने के बाद. ठीक है, कोई भी जना क्या नहीं कर सकता, ज़्यादा से लंबा समय इंतजार नहीं कर सकता अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखने के लिए, क्योंकि उसको फिर डिसीजंस लेने हैं कि हमें क्या और स्ट्रेटेजी अपनानी है अपने बिजनेस की इम्प्रूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए. ठीक है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब होते हैं? रेगुलर इंटरवल ओवर ए पीरियड ऑफ 1 year, एक साल का समय होता है. ठीक है, वो फाइनेंशियल ईयर होता है जैसे अप्रैल टू मार्च का. ठीक है, इसलिए इसमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं और हमारी बैलेंस शीट्स प्रिपेयर होती हैं, सब कुछ. ठीक है, आज के लिए इतना ही. इस सेशन में हमने दो कंसेप्ट पढ़े, अपने 3 कंसेप्ट पढ़े. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, सेकंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड. थर्ड वन इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. नाउ वी विल स्टार्ट अवर न्यू कंसेप्ट इन थर्ड सेशन. ओके, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले सेशन में. आप सबको गुड बाय.